नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। पी ब्लॉक हमने प्रारंभ कर दिया था और उसके अंदर 13वें वर्ग की बात की जा चुकी थी, दैट इज योर बोरोन फैमिली। 14th ग्रुप यानी 14वें वर्ग को हमने शुरू कर दिया था, जो कि कार्बन परिवार था। कार्बन परिवार में जस्ट एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था, कुछ सामान्य गुण बताए थे, जिसमें कैटेनेशन यानी श्रृंखलन का गुण आ गया था और एक बहुत महत्वपूर्ण अक्रिय युग्म प्रभाव, सर्वाधिक चांसेस अक्रिय युग्म प्रभाव के इसी फैमिली से आने के होते हैं। बाकी आपका जो बोरोन फैमिली है या फिर जो दूसरी फैमिली है उससे थोड़ी संभावना कम होती है। सर्वाधिक संभावना इसी से क्वेश्चन की होती है, इसी वर्ग से आपका अक्रिय युग्म प्रभाव का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां तक हमने थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था, ज्यादा हमने इस फैमिली के बारे में अभी तक नहीं जाना है। अब हम यहां से क्योंकि जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो लगभग हम कर चुके हैं, कुछ कार्बन के यौगिकों के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है ना, तो कार्बन के यौगिक कौन कौन से हमको समझने हैं वो देखते हैं। कार्बन के यौगिक से हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। 14th ग्रुप चल रहा है, पहली बात तो 14वां वर्ग चल रहा है, यानी कि हम अध्ययन कर रहे हैं कार्बन परिवार के बारे में। वी आर डीलिंग विथ कार्बन फैमिली, ठीक है ना, और इसमें हम कार्बन फैमिली की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। अब फिलहाल हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन के यौगिक। वी विल स्टार्ट विथ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के यौगिकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कार्बन के यौगिक में सबसे पहला बच्चों हम डिस्कस करना चाहेंगे कार्बाइड। ठीक है ना, काफी पॉपुलर है कार्बाइड। कार्बाइड का सीधा सीधा मतलब है कि भाई कार्बन के संयोग से बने यौगिक, और कार्बाइड जो है वह 3 मुख्य प्रकार के यहां पर होंगे। जैसा कि हमने हाइड्राइड में पढ़ाया था वही प्रकार यहां नजर आता है। पहला है आयनिक, और ये बहुत पॉपुलर होते हैं कार्बाइड, आपको याद हो कार्बाइड के बारे में हमने बहुत पहले भी चर्चा की थी, कहां पर ये अलग अलग जगह दिखाई दिया है। और मैंने हमेशा कहा है कि कार्बाइड एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सहसंयोजक कार्बाइड, खासतौर पर आयनिक कार्बाइड जो है ना, क्योंकि इसके अंदर मीथेनाइट, प्रोपेनाइट और एसिटिलाइड प्रकार आते हैं। अभी बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूं, एस ब्लॉक में भी आया था, थर्मोडायनेमिक्स में भी आया था। धात्विक, द लास्ट वन इज मेटेलिक, धात्विक कार्बाइड, या इसको अंतराकाशी कार्बाइड कहते हैं। बिल्कुल समान प्रकार हमने हाइड्राइड के भी देखे थे, यदि आपको याद हो। हाइड्राइड में भी यही 3 प्रकार दिखाई देते थे, आयनिक था, सहसंयोजक था और आपका मेटालिक यानी कि धात्विक था। सो लेट अस स्टार्ट विद द आयोनिक कार्बाइड। पहले जो हम देख रहे हैं वह है आपका आयोनिक कार्बाइड। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात आयोनिक कार्बाइड से। आयनिक कार्बाइड 3 प्रकार के होते हैं। आयनिक कार्बाइड का मतलब क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आयनिक होंगे यानी कि जिनकी प्रकृति जो है वो आयनिक होगी उन्हीं को कहेंगे। सो ये 3 प्रकार इसके हो सकते हैं। 3 प्रकार काफी पॉपुलर प्रकार हैं, फिर से एक बार बता देता हूं। पहला टाइप इसके अंदर होता है एसिटिलाइट। एसिटिलाइट का मतलब होता है जल अपघटन पर एसिटिलीन दे। ठीक है ना, जल अपघटन पर C2H2 समझते हैं। C2H2 का मतलब होता है एसिटिलीन। एग्जाम्पल के तौर पर यह रिएक्शन करवाई जा चुकी है, बार बार हम नहीं कर सकते, यह रिएक्शन पहले कई बार बताई जा चुकी है, CaC2। दूसरा होता है बेटा मेथेनाइट। मेथेनाइट जो होते हैं वह CH4 देते हैं जल अपघटन पर। जब आप इनका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो इनसे हम जल अपघटन से CH4 प्राप्त होता है, ये मिथेनाइट कहलाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल था, यदि आपको ध्यान हो, तो वह Al4C3 हुआ करता है। इसका जल अपघटन मीथेन देगा। और इसी प्रकार से एक आपका एलिलाइड होता है जिससे प्रोपाइन मिलता है, जिसको एलिलीन भी बोलते हैं, इसीलिए इसको एलिलाइड कहा जाता है। ठीक है ना, यह प्रोपाइन देते हैं, ऑब्वियस सी बात है जल अपघटन से ही देते होंगे। हाइड्रोलाइसिस के कारण यह जल अपघटन से क्या देते हैं, प्रोपाइन देते हैं। प्रोपाइन बेसिकली एलिलीन को भी कहा जा सकता है, इसीलिए यहां इनको एलिलाइड कहा गया है। और इसका एग्जाम्पल था बच्चों Mg2C3।
यानी कि मैग्नीशियम कार्बाइड। डिटेल रिएक्शन पहले 2 बार करवाई जा चुकी है। तो कार्बाइड में 3 प्रकार हमने यहां पर बताए हैं, एसिटिलाइड है, मेथेनाइड है और तीसरा जो है वह आपका क्या है, एलिलाइड है। एसिटिलाइड, मीथेनाइड और एलिलाइड, यहां 3 विभिन्न प्रकार हमने बताए हैं। एसिटिलीन दे, मीथेन दे और एलिलीन दे, यानी कि 3 पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई देती है। अब हम यहां अगले कार्बाइड के प्रकार पर जाएंगे आयनिक के बाद। सहसंयोजक। सहसंयोजक का मतलब निश्चित तौर पर पी ब्लॉक वाले इस तरह का बनाते होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सहसंयोजक कार्बाइड जिनकी प्रकृति कैसी हो, सहसंयोजकों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। एग्जाम्पल SiC, B4C, इस तरह के कार्बाइड हैं। सिलिकॉन आप देख रहे हैं, Si बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, बोरोन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। और इसका नाम भी होता है, इसे कार्बोरंडम बोलते हैं, पॉपुलर कंपाउंड है। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है, बहुत ही कठोर पदार्थों में से एक है, ठीक है ना। और एब्रेसिव के रूप में काम आता है, अपघर्षक जिसको हम बोलते हैं, यानी एक तरह से घिसने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि बहुत कठोर पदार्थ होता है। तो कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड। तीसरा धात्विक कार्बाइड है, धात्विक जिसको हम अंतराकाशी कार्बाइड भी कहेंगे। और उम्मीद है ध्यान होगा आपको कि अंतराकाशी कार्बाइड का मतलब ये होता है कि धातुओं के क्रिस्टलों में उपस्थित खाली जगह में कार्बन के फंसने से बने यौगिक, धातुओं में जो खाली जगह मौजूद होती है, यानी कि उनके क्रिस्टल जालक में जो जगह मौजूद होती है उसमें कार्बन ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, उससे जो बने यौगिक होते हैं उन्हें हम धात्विक कार्बाइड कहते हैं। इन्हें अंतराकाशी कार्बाइड भी कहा जाता है। इनको आप अंतराकाशी कार्बाइड भी कह सकते हो, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल कार्बाइड। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टाइटेनियम कार्बाइड या टंगस्टन कार्बाइड इस कैटेगरी में डाले जा सकते हैं। यह अंतराकाशी है। यह कैसे बनते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि धातुओं में उपस्थित रिक्त स्थानों में कार्बन के फंसने से बने यौगिक, कार्बन के फंसने से, ट्रैप होने से बने यौगिक, ठीक है ना, जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, आपके धात्विक कार्बाइड कहलाते हैं। तो धात्विक का मतलब आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। धात्विक का मतलब होता है कि जो मेटल होते हैं उनके क्रिस्टलों के अंदर जो ट्रैप होने से यानी फंसने से बने हुए, किसके फंसने से, कार्बन के फंसने से बने यौगिक धात्विक कार्बाइड कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह कार्बाइड से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन हम करना चाहेंगे जो कि आपके जुड़ा हुआ है कार्बन के अपर रूप से संबंधित है ना। कार्बन के अपर रूप बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। कार्बन के अपर रूपों पर प्रश्न अक्सर दिखाई देते हैं। तो कार्बन के अपर रूप से संबंधित निश्चित तौर पर कुछ चर्चा हम यहां करना चाहेंगे। यूं तो हमको ध्यान होगा ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरीन, है ना, पॉपुलर है। एक एक करके मैं प्रश्न के रूप में ही, एक क्वेश्चन के रूप में ही डील कर रहा हूं। देखिएगा, प्रश्न के रूप में बात कर रहे हैं। प्रश्न है, असत्य कथन है, कार्बन के अपर रूप से संबंधित एक प्रश्न है जिसको हमें डिस्कस पहले कर लेना चाहिए था, कार्बन के अपर रूप पर। अब क्योंकि वो रह गया है तो इसे प्रश्न के रूप में मैं डाल रहा हूं बीच में। सारे स्टेटमेंट आ जाएंगे, सारे फैक्ट चले जाएंगे आपके पास। पहला है, ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और हीरा में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या ये बात सही या गलत है? ग्रेफाइट सुचालक, बहुत पॉपुलर फैक्ट है ये, तथा हीरा, डायमंड कुचालक है। क्या ये सही या गलत है? तीसरा, ऊष्मागतिकीय रूप से यानी थर्मोडायनेमिकली यू कैन से, ऊष्मागतिकीय रूप से ग्रेफाइट अधिक स्थायी है। क्या ये बात सही है? ऊष्मागतिकीय रूप से ग्रेफाइट अधिक स्थायी है। इज इट करेक्ट? क्या ऐसा होता है कि ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मागतिकीय रूप से ज्यादा स्थायी होता है? एंड डी वाला, एंड द डी ऑप्शन इज कि ग्रेफाइट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्थायी है। क्या
ग्रेफाइट ऊष्मागतिकी रूप से हीरे की तुलना में अधिक स्थायी है क्या? और डी है C60 में 5 सदस्य वलय 5 मेंबर्ड रिंग यानी कि 5 सदस्य वलय 20 तथा 6 सदस्य वलय, अभी मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, टेंशन न लें, 6 सदस्य वलय 12 होती हैं। हमको कार्बन के अपर रूप से संबंधित यह प्रश्न हल करना है। कार्बन के एलोट्रोप से संबंधित, देखिए कार्बन के बहुत सारे अपर रूप पाए जाते हैं, डिटेल बात कर रहा हूं। कार्बन के अपर रूप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा क्रिस्टलीय, सुने होंगे, एक होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, देखिए कार्बन के अपर रूप पॉपुलर है। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टलीय के अंदर 3 भाग हैं हम बताएंगे, और दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय अपर रूप, एमॉर्फस जिसको हम बोलते हैं, अब देखिए क्रिस्टलीय के अंदर 3 आते हैं। क्रिस्टलीय में कौन कौन आता है? ग्रेफाइट है, निश्चित तौर पर ग्रेफाइट क्रिस्टल के रूप में ही पाया जाता है, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए। हीरा है, और अब एक और गिना जाने लगा है जिसको हम कहते हैं फुलरीन। फुलरीन ज्यादा पुराना नहीं है, 1985 के आसपास की इसकी खोज मानी जाती है। अक्रिस्टलीय में कौन है? अक्रिस्टलीय के अंदर कोयला, कोक, चारकोल, ये आपके अक्रिस्टलीय के अंदर आते हैं। यहां पर कोयले के अंदर एक ही बात महत्वपूर्ण है, वो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, बाकी थोड़ा ध्यान हमारा क्रिस्टलीय पर ही ज्यादा रहेगा। प्रश्न अक्सर क्रिस्टलीय के ही अधिक दिखाई देते हैं बच्चों, ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म से आते हैं। कोयले के अंदर एक ही बिंदु आपको नजर आएगा कि सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट यानी कि अधिकतम कार्बन, सर्वाधिक मैक्सिमम कार्बन परसेंट किसमें पाया जाता है? तो मैक्सिमम कार्बन परसेंट जो है बेटा वह एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। यदि आपको मालूम हो तो इसके प्रकार हुआ करते हैं कोयले के, ये हम लोग भूगोल में भी पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, है ना। तो उसमें से प्रकारों में से सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो एंथ्रेसाइट में, यानी ये सबसे बढ़िया प्रकार का कोयला माना जाएगा, और सबसे कम कार्बन जो पाया जाता है वो पीट प्रकार के अंदर पाया जाता है। ये एक प्रश्न है जो शायद आपको, देखिए अलग से तो मुश्किल है कि सबसे बढ़िया कौन सा ऐसा पूछ लेंगे, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि स्टेटमेंट वालों के अंदर कहीं ये बात टकरा जाए कि जो कोयला होता है वह कई प्रकार का होता है, उसमें एंथ्रेसाइट जो है वो सर्वाधिक वाला है और सबसे कम वाला जो है वो पीट होता है। फिर एक बात और बता दूं, यहां पर चारकोल के बारे में भी एक प्रश्न कभी कभी दिखाई देता है। चारकोल के बारे में एक ही चीज आपको देखनी है कि चारकोल बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पादप चारकोल, प्लांट वाला चारकोल, और एक होता है जांतव चारकोल यानी एनिमल चारकोल। दूसरा होता है प्लांट वाला, एक होता है एनिमल चारकोल यानी जिसे हम जांतव चारकोल बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। चारकोल जो पादपों से प्राप्त किया जाए उसे हम पादप चारकोल कह देते हैं, और जो जंतुओं से प्राप्त किया जाए उसे जंतु चारकोल कह देते हैं। यहां एक बिंदु और मैं बताना चाहूंगा कि एनिमल चारकोल यानी जांतव चारकोल जो होता है, जांतव चारकोल, इसका एक उपयोग परीक्षा के अंदर कभी कभी दिखाई देता है। एनिमल चारकोल मतलब जांतव चारकोल एक ही बात है। इसका एक उपयोग दिखाई देता है कि जांतव चारकोल को शक्कर के पीलेपन को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ओरिजिनल जो शक्कर होती है वह येलो कलर की होती है, ठीक है ना, और अपने जो शक्कर खाते हैं वो निश्चित तौर पर बिल्कुल साफ सुथरी व्हाइट दिखाई देती है आपको। तो उसमें जो योगदान है ना वो आपको हालांकि सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जंतुओं से प्राप्त चारकोल में से उसे गुजारा जाता है। एनिमल से, जंतुओं से प्राप्त होने वाले चारकोल में से आपका जो शक्कर आप खा रहे हैं चाव से, उसको गुजारने के बाद वो ऐसी चमकदार है, समझ रहे हैं। तो चमक के पीछे की कहानी कभी कभी डरावनी भी हो जाती है। तो यहां पर जांतव चारकोल यानी एनिमल चारकोल
का उपयोग करके, एनिमल चारकोल का उपयोग करके हम क्या करते हैं, एनिमल चारकोल का उपयोग करके और शक्कर को बिल्कुल गोरा बनाने के काम में लेते हैं। तो निश्चित तौर पर यह एक रोमांचक तथ्य है, ठीक है। सो ये इतना तो आपको अक्रिस्टलीय के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानना था। कोक तो क्या है कि आपके कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का डिस्टिलेशन, एक टेक्निक है, कोयले से प्राप्त होता है, ठीक है। वो इतना कोई उसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से कोयले पर या फिर चारकोल पर जो भी प्रश्न बन सकता था वो मैंने यहां आपके सामने रख दिया है, ठीक है ना। चारकोल पर या फिर आपके कोयले पर जो प्रश्न बन सकता था वो मैंने आपके सामने यहां रख दिया है। बात रही ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन की, तो उन पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का मामला है, इसीलिए इसको पढ़ना तो हमें पड़ा ही है। देखिए ग्रेफाइट में क्या आपके जानने योग्य बात है, तो ग्रेफाइट में बेटा क्या होता है, sp2 संकरित होता है। यह षटकोणीय, पहले ये जानकारी तो दूं कि षटकोणीय परत संरचना के रूप में स्ट्रक्चर दिखाता है। ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर दर्शाता है। दो परतों के मध्य में जो इसके हेक्सागोनल लेयर हैं उनके मध्य में कौन से बंध होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? दो परतों के बीच में जो ग्रेफाइट की ये एक परत है, ये एक दूसरी परत है ग्रेफाइट की, उनके बीच में जो फोर्स पाए जाते हैं वह वांडरवाल फोर्स कहलाते हैं। सो ग्रेफाइट की परतों या दो परतों के मध्य वांडरवाल बल उपस्थित होते हैं। दो परतों के मध्य में वांडरवाल बंध उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। और यहां दूरी जो परतों के मध्य में, दो परतों के मध्य में जो दूरी है वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, लगभग, ठीक है ना। सो अप्रोक्सीमेटली 3.4 या 3.35 इस तरह से। सो दो परतों के मध्य वांडरवाल बल होते हैं और उनके बीच में दूरी उपस्थित होती है, इसीलिए इसकी परतें खिसक सकती हैं, फिसल सकती हैं एक दूसरे पर। इसीलिए इसका उपयोग लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी किया जाता है। पेंसिल है ये बेसिकली, अब जानते हैं ना, पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट से ही तो बना है। तो आप देख रहे हैं ना, आप उसको चला रहे हो तो उसकी परत खिसक करके कहां आ रही है, पेज पे आ रही है। और तो क्या टेक्निक है, पेंसिल से लिखने की टेक्निक यही तो है कि जो पेंसिल इसीलिए तो समय के साथ खत्म होती जा रही है, क्योंकि उसकी जो परतें हैं वो आप कागज पे उतार दे रहे हैं, बहुत आसानी से वो निकल कर बाहर आ जाती है, क्योंकि उनके मध्य में वीक वांडरवाल फोर्स पाया जाता है। संकरण कौन सा है बेटा, इसमें sp2 संकरण है, sp2 संकरण है। और क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक मुक्त p इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसी कारण से मुक्त p इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह क्या चालकता दर्शाता है, कंडक्टेंस दर्शाता है। और ये भी काफी वेल नोन फैक्ट है कि भाई इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, फ्री p इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, इसीलिए ये कंडक्टेंस दिखाता है। देखिए कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन में, यहां थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मामला कार्बन का, देखिएगा कार्बन जो होता है हमको ज्ञात है कि 1s2 2s2 और 2p2 के रूप में रहता है। ये आपका 2s, ये आपका 2p, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है ना। ऐसा होता ही है, हमेशा जानते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन के वक्त ये चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसमें संकरण जो है वो sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये p इलेक्ट्रॉन, ये रेस्पॉन्सिबल है, ये जो p इलेक्ट्रॉन है वह चालकता हेतु उत्तरदायी है। यह घूमता रहता है पूरी परत में, यह पूरी परत में घूमता रहता है, क्योंकि इसमें संकरण का प्रकार कौन सा है, sp2 प्रकार है। तो sp2 होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें फ्री रहेगा एक तरह से। ये ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, पर वो डबल बॉन्ड खिसकता रहता है। मैंने आपको ग्रेफाइट की संरचना इससे पहले वाले के अंदर ही करवा दी थी, जहां हमने तुलना बोरोन नाइट्राइड से इसकी की थी। बोरोन नाइट्राइड जिसको हमने इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहा था, वहां पर ये बात आ गई थी, ठीक है ना। तो इसकी मदद से ये डबल बॉन्ड बनाता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पूरे लेयर में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। वो डबल बॉन्ड एक तरह से पूरी परत में घूमता रहता है, और इसीलिए यह कंडक्टेंस शो कर पाता है। जबकि हीरे में ऐसा नहीं है, हीरे में sp3 संकरण है, और sp3 संकरण होते ही मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, हीरे में sp3 संकरण है तो चारों इलेक्ट्रॉन का उपयोग सिग्मा बॉन्ड बनाने में कर लिया गया है, तो फिर उसमें कोई चालकता हो नहीं सकती। उसके बारे में अब हम यहां बात कर रहे हैं कि ग्रेफाइट के बाद जो अगला रूप है बच्चों, वह हीरा, डायमंड।
हीरे में क्या होता है कि इसमें इसकी त्रिविमीय नेटवर्क स्ट्रक्चर दर्शाता है। ये त्रिविमीय नेटवर्क संरचना, पूरा जालनुमा संरचना होती है इसकी। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, अतः अत्यंत कठोर पदार्थ है। हालांकि अब तो बोरोजोन को माना जाता है, परंतु आज भी हम यही कंसीडर करते हैं कि हीरा कठोरतम पदार्थों में से है। जैसा मैंने कहा कि रिसेंटली तो बोरोजोन को मान लिया गया है, उससे भी कठोर, लेकिन सामान्य पुस्तकों में या सामान्य रूप से बात करें तो आज भी हम हीरे को कंसीडर करेंगे। तो यह अत्यंत कठोर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा है। एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाती है। ये देखिए, जैसे इस तरह से ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये आगे और ऐसे ही कार्बनों से जुड़ता है और ये पूरा नेटवर्क नुमा संरचना बनाता है। और इसी कॉम्पैक्ट नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से ये अत्यंत कठोर है। गलनांक इसका बहुत क्या है, हाई है ना। गलनांक भी इसका जो उच्च हो रखा है, उसके पीछे भी यही नेटवर्क स्ट्रक्चर जिम्मेदार होती है। तो इस तरह से ये पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से जुड़ करके पूरी जालनुमा संरचना बना देता है। ठीक है ना। यहां पर कार्बन कार्बन बंध लंबाई बिल्कुल एग्जैक्टली जो सिंगल बॉन्ड की होनी चाहिए वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। यहां जहां मैं बता दूं कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो होती है ये आपका 1.41 लगभग एंगस्ट्रॉम होती है, इससे कम, क्योंकि ग्रेफाइट में कौन से कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड आते ही बंध लंबाई कम हो जाती है। डबल बॉन्ड आते ही बंध लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। sp3 संकरित होता है, अभी समझाया था। sp3 संकरित होगा तो सभी 4 इलेक्ट्रॉन का उपयोग सिग्मा बॉन्ड बनाने में कर लिया जाएगा। इसीलिए यहां विद्युत का मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अतः ये क्या है, विद्युत का कुचालक है, इट इज इंसुलेटर, है ना। ये बहुत ही बेसिक जानकारियां। देखिए, हीरा ग्रेफाइट जैसी चीजों में बहुत ज्यादा कभी ना तो दुखी होने की आवश्यकता है, और ज्यादातर बच्चे इनको जानते और समझते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में बहुत शुरुआती समय से हमको कराया जाता रहा है। सो डायमंड एंड ग्रेफाइट में डिफरेंस हमने बताया, संकरण का अंतर है, विद्युत चालकता का अंतर है, यानी कि कंडक्टेंस का भी डिफरेंस है। ठीक है ना। चालकता का भी यहां पर अंतर दिखाई देता है। तो हीरा जो है वह इसमें कैसी स्ट्रक्चर होती है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है। ये अत्यंत कठोर होता है और एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। यहां एक कार्बन 4 दूसरे कार्बनों से क्या है, जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन बंध लंबाई हमने बता दी 1.54 एंगस्ट्रॉम है। ग्रेफाइट में अंतर पाया जाता है, थोड़ा छोटा है। ठीक है। फिर बात आती है फुलेरिन की। ये क्या है, फुलेरिन एक प्रकार और जो है वो खोजा गया रिसेंटली, क्रिस्टलाइन फॉर्म ही है, ये क्रिस्टलीय रूप है। बहुत तरह के फुलेरिन होते हैं, इसमें बहुत सारे कार्बन परस्पर जुड़े हुए रहते हैं। तो उसमें से सबसे सामान्य रूप से प्रचलित जो फुलेरिन है ना, वो है C60, यानी कि कार्बन 60। C60 सबसे कॉमन प्रकार का फुलेरिन माना जाता है। तो सबसे सामान्य उदाहरण इसका जो है ना फुलेरिन में, सबसे सामान्य उदाहरण फुलेरिन क्या है, तो फुलेरिन एक अपर रूप है। कौन सा अपर रूप है, क्रिस्टलाइन, किसका, कार्बन का। इसका मतलब क्या है, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ होगा, और क्या है, कार्बन 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 परस्पर जुड़े हुए रहेंगे। अब वो कार्बन कार्बन के जुड़ने की तरीके अलग अलग हैं। हीरे में अलग तरीके से जुड़ता है, ग्रेफाइट में अलग तरीके से जुड़ता है, वैसे ही फुलेरिन बन गया एक अलग तरीके से जुड़ने की वजह से। ठीक है ना। तो सर्वाधिक सामान्य उदाहरण C60 है, जिसे बकमिनिस्टर फुलेरिन भी कहते हैं। यह इसके वैज्ञानिक के नाम पर है, यह नाम इसको दिया जाता है। इसी पर प्रश्न आता है, इसी पर एक लाइन जरूर आती है। ये जो होता है ना, वो फुटबॉल की तरह दिखाई देता है। यदि आप फुटबॉल को देखें तो उस पर 5 सदस्य वाले होती है और 6 सदस्य वाले होती है। अरे फुटबॉल खेले हो कि नहीं, तो उसके अंदर 5 सदस्य वाले भी है, 5 मेंबर रिंग भी है और 6 मेंबर रिंग भी है। देखिएगा आज ही। ठीक है। सो
इसमें 5 व 6 सदस्य वलय उपस्थित, पेंटागन हेक्सागन यानी कि पेंटागन हेक्सागन, 5 सदस्य पेंटागन कितने होते हैं, यही प्रश्न आपका पूछा गया है वहां पर। तो 5 सदस्य जो वलय हैं बच्चों, 5 सदस्य वलय वह 12 हैं, और 6 सदस्य वलय जो हैं वह आपका 20 है। ठीक है ना। तो 5 मेंबर 6 मेंबर, अरे फुटबॉल से बता तो रहा हूं, उसमें क्या और दिक्कत है, देखी तो है सब जीवन में। 6 सदस्य वलय 20 हैं, 5 सदस्य वलय 12 हैं। अब हम अपने प्रश्न पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या बात कही गई है। देखिए क्वेश्चन में यह था कि भैया ग्रेफाइट जो है वो sp2 है और हीरा sp3 है, तो बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट सुचालक है, हीरा कुचालक है, यह अभी बिल्कुल सही बात है। ऊष्मा गति के रूप से ग्रेफाइट अधिक स्थायी होता है। याद करो हमने जब मानक संभवन ऊष्माओं की बात की थी, यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की हमने जब बात की थी, तो यह बात वहां पर भी आ गई थी कि कार्बन का मानक रूप ग्रेफाइट को माना जाता है, याद है। और कार्बन का मानक रूप चूंकि ग्रेफाइट को माना जाता है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ग्रेफाइट सर्वाधिक स्थायी होता है, ऊष्मा गति के रूप से यह हीरे से ज्यादा स्थायी है। ठीक है ना, क्योंकि हमने मानक रूप उसी को बोला था जो कमरे के ताप पर सर्वाधिक स्थायी हो। तो हमने ये चीज वहां संभवन ऊष्मा के वक्त बताई थी कि हीरे को नहीं हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते, बल्कि किसको लेते हैं, ग्रेफाइट को। तो ये बात भी सही है, लेकिन C60 वाली बात ये गलत है, क्योंकि 5 सदस्य वलय 20 नहीं है, 5 सदस्य वलय सिर्फ कितनी है, 12 है। ठीक है ना, 5 सदस्य वलय आपकी 12 होती हैं, जबकि 6 सदस्य वलय जो होती हैं वह कितनी होती हैं 20 होती हैं। उम्मीद है बात आप समझे होंगे कि हमने क्या कहना चाहा है। अब चलते हैं अगले यौगिक कार्बन के ऑक्साइड की तरफ, है ना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। सेकेंड कंपाउंड कार्बाइड हो चुका है, उसके बीच में एक अपर रूप वाला प्रश्न हमने डाल दिया। अब आता है कार्बन के ऑक्साइड। 3 मुख्य ऑक्साइड हैं, तीनों ही काफी पॉपुलर। तीन हैं, तीनों ही प्रचलित हैं। कौन से 3 हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है ना, देखिएगा CO जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एक पॉइजनस गैस है, विषाक्त गैस मानी जाती है। दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पॉल्यूटेंट तो है, प्रदूषक तो है एक लिमिट के बाद, लेकिन विषाक्त नहीं कही जा सकती। C3O2 अगला जो पॉपुलर है वो है कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्या जानना है। ये एक पॉइजनस गैस है कि विषाक्त गैस है, या एक पॉइजनस गैस है, और इसे हैंग ऑफ डेथ यानी मौत का फंदा भी बोलते हैं। जोरदार है, तो साउथ की पिक्चर का नाम हो गया। इसको मौत का फंदा कहा जाता है, हैंग ऑफ डेथ। ऐसा क्या कर दिया इसने भाई, हैंग ऑफ डेथ। एक्चुअली यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाए वातावरण में, या जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वहां अधिक मात्रा में आ जाए, तो यह हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त हो जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ यह ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज्यादा बंधुता रखती है। उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने का होता है, वह बंद हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए इसे हैंग ऑफ डेथ कहते हैं। क्या कारण है मैं बताता हूं। CO हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, जिससे क्या नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में नहीं हो पाता। और ये कोई बताने वाली बात नहीं है,
ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ठीक है ना। सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक प्रचलित फैक्ट है, इसको हैंग ऑफ डेथ बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, पॉइजनस, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस इसको मान सकते हैं। CO2 इतनी घातक गैस नहीं है, मैं बता दूं आपको, CO2 एक पॉल्यूटेंट की तरह, वो भी एक लिमिट के बाद है ना, CO2 की अपनी कहानी है, लेकिन वह इतना ज्यादा घातक कभी भी नहीं है, ठीक है ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में हमको क्या जानना चाहिए, तो इसमें एक ही प्रश्न हमको दिखाई देता है। CO2 के अंदर एक प्रश्न मुख्य रूप से दिखाई देता है कि ड्राई आइस कहते हैं किसको, ठोस CO2 को। एक तो यह प्रश्न दिखाता है कि ठोस CO2 को ड्राई आइस या कार्ड आइस कहते हैं, ठीक है ना। ठोस CO2 को ड्राई आइस या कार्ड आइस कहा जाता है। क्योंकि ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, प्रॉपर्टीज की आइस की तरह, लेकिन ये गीला नहीं करेगी। कोई सरफेस है उसको वेट नहीं करती, उसको गीला नहीं करती है, क्योंकि ये ठोस से सीधा किस में बदल जाती है, गैस में, लिक्विड बनता ही नहीं है। अब आइस में किसी सतह पर रखूंगा तो वो पिघलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां गीला होगा वो, क्योंकि पानी बनेगा उससे। लेकिन इसको सॉलिड CO2 जो है ना, वो सरफेस को गीला नहीं करती, इसलिए ड्राई आइस बोलते हैं। समझ रहे हो, सरफेस को यह गीला नहीं करती, इसको ड्राई आइस कहते हैं। और एक बात जाने, कार्बोजन क्या होता है। कार्बोजन आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज कार्बोजन इज, कार्बोजन क्या है। कार्बोजन 5% CO2 युक्त ऑक्सीजन मिश्रण है। ये निमोनिया जो होता है, निमोनिया के उपचार में काम आता है। तो देखिए पी ब्लॉक में तो ऐसे ही देसी सवाल आएंगे भाई, है कि नहीं, कोई न्यूमेरिकल तो आने से रहे यहां पी ब्लॉक जैसों के अंदर, ये स्टेटमेंट ही आएंगे। कार्बोजन है 5% CO2, कार्बोजन है प्योर O2, क्या है, तो यह निमोनिया के उपचार में और CO पॉइजनिंग को दूर करने के अंदर भी काम आता है। CO पॉइजनिंग यानी CO की विषाक्तता को भी दूर करने के काम में यह मिश्रण लिया जाता है। रही बात C3O2 क्यों, C3O2 ये पॉपुलर है। C3O2 की तो स्ट्रक्चर भी पूछ ली जाती है, संकरण कार्बन का इसमें पूछ लिया जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा संकरण कार्बन का है। जब कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनाए, कोई भी कंपाउंड हो, यदि एक कार्बन से 2 पाई बॉन्ड बन गए हैं तो इसका मतलब संकरण उसका कौन सा होगा, sp संकरित ही होगा। यहां कार्बन कौन सा संकरण है, तीनों का sp संकरण है, ठीक है। एक तो यह प्रचलित फैक्ट है। दूसरा, इसको प्राप्त कैसे करते हैं, मेलोनिक अम्ल, बताऊंगा अभी क्या होता है, कि निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। मेलोनिक एसिड क्या है भाई, ये है मेलोनिक एसिड, देखिए इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। इसका निर्जलीकरण कैसे करेंगे, P4O10 की उपस्थिति में इसे गर्म करके। P4O10 एक क्या है, P4O10 एक निर्जली कारक पदार्थ है, यानी इसमें से वाटर को निकालने का काम करेगा। ध्यान रखें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये उसका डाइमर है एक्चुअली, तो ये निर्जली कारक है। P4O10 हमेशा किसकी तरह कार्य करता है, कहीं पे भी इसका उपयोग कर रहे होंगे तो वो निर्जली कारक की तरह कार्य करेगा, यानी कि वाटर को रिमूव करना। इसमें से 2 अणु वाटर के निकल जाएंगे, उससे C3O2 + 2H2O बनेगा। आप इसमें से 2 H2O मॉलिक्यूल निकाल के देखिए, C3O2 मिल जाएगा, दैट इज नॉन एज द कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। सो ये कार्बन सब ऑक्साइड के बारे में हमने बात की। ऑक्साइड्स के बारे में एक्चुअली उसमें तीन मुख्य रूप से हमको पढ़ने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन सब ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी पॉइजनस है, जैसा हमने बताया। कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो मिक्स प्रॉपर्टीज हैं। और C3O2 यानी कार्बन सब ऑक्साइड के अंदर अक्सर प्रश्न यही वाला आता है, यही एक क्वेश्चन इस पर जरूर दिखाई देता है, मेलोनिक एसिड से कैसे हम बनाएंगे कार्बन सब ऑक्साइड को। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आप मान सकते हो इस ऑक्साइड सेक्शन से जो कि पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑक्साइड वाले हिस्से से जो पूछा जा सकता है वो आप इसे मान सकते हो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब
एक दो क्वेश्चंस हम यहां डिस्कस करना चाहेंगे जिसके अंदर इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया गया है। थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं, देखिएगा क्या प्रश्न है। देखो बच्चों, क्वेश्चन ऐसा आता है कि निम्न को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन फॉलोइंग। पहला, सामान्य ताप पर यानी कमरे के ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर CO2 गैस है, CO2 जो है वो गैस है, जबकि SiO2 ठोस। दोनों इसी फैमिली के सदस्य हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमको क्या थी, वो तो कमरे के ताप पर जो है वो गैस होता है। SiO2 जो मिट्टी है ना, वह क्या होती है, सॉलिड होती है, वह ठोस होती है। SiO2 जो है वह ठोस होती है, जबकि CO2 जो है वह क्या होती है, गैस होती है। ठीक है ना। सो CO2 कमरे के ताप पर गैस है, SiO2 ठोस है। दूसरा स्टेटमेंट या दूसरा जो हमको एक्सप्लेन करना है वह है N या नाइट्रोजन कहां से आ गया भाई, अभी बताता हूं। NCH3 होल थ्राइस पिरामिडीय है, पिरामिडल शेप होता है इसका, जबकि NSiH3 होल थ्राइस त्रिकोणीय समतल यानी ट्राइगोनल प्लेनर। इनको हमें स्पष्ट करना है। सब्जेक्टिव फॉर्म में डाल रहा हूं, क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन स्टेटमेंट के तौर पर आएगा तो हम इसको अभी समझा देंगे। पहले देखिए, दूसरे पर हम जाएंगे, लेकिन पहले फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करता हूं कि सामान्य ताप पर CO2 गैस है, तो क्या आती है हमको CO2 गैस इसलिए बच्चों क्योंकि कार्बन क्या है कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तो CO2 एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, मतलब विविक्त अणु के रूप में, सेपरेट मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल CO2 का, ये एक मॉलिक्यूल CO2 का, ऐसे अणु के रूप में रहते हैं। और उनके बीच में वॉन डर वाल फोर्स होते हैं जो कि बहुत दुर्बल है, तो ये गैस अवस्था में मिलता है। SiO2 ऐसा नहीं रहता कि SiO2 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 ऐसा नहीं। Si और O मिलकर पूरा नेटवर्क जाल नुमा संरचना बनाते हैं, क्योंकि Si डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। देखिए मैं बताता हूं क्या है, समझिए। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बहुबंध बना सकता है, मालूम ही हमको बहुत बनाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी बना देता है। अतः CO2 विविक्त अणु, विविक्त मतलब सेपरेट, डिस्क्रीट, या सीधे सिंपल भाषा में लिखता हूं, अतः CO2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O अणु के रूप में रहती है। यानी ये एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, जिनके मध्य क्या होते हैं, जिनके मध्य, अब अणुओं के बीच में कौन सा बल होता है भैया, या तो हाइड्रोजन होता है या तो वॉन डर वाल होता है। यहां हाइड्रोजन की तो कोई संभावना नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है इसमें। सो इसमें कौन से बल होते हैं, वॉन डर वाल पाए जाते हैं, जिनके मध्य वॉन डर वाल बल पाए जाते हैं। और वॉन डर वाल होगा तो अणु दूर दूर होंगे, अतः यह सामान्य ताप पर, क्योंकि यूं तो सॉलिड भी हमने इसको बना दिया, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप समझ सकते हैं गैस के अंदर अणु दूर दूर रहते हैं। कोई भी पदार्थ यदि गैस अवस्था में नॉर्मल टेम्परेचर पर पाया जाता है, इसका सीधा मतलब है कि उसके अणुओं के मध्य में दुर्बल बल होंगे, इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो जो है वह गैस अवस्था में जा चुका है। सो स्पष्ट रूप से यहां पर यह स्टेटमेंट जो लिखे हैं वो आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहां पर क्या बताने की कोशिश की है। CO2 जो होता है वह डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, पृथक अणु के रूप में रहता है। इसमें एक अणु दूसरे अणु से लगभग सेपरेट है, बल हैं लेकिन बहुत ही दुर्बल से वॉन डर वाल बल हैं, उनसे कुछ होता नहीं। और वॉन डर वाल बलों की वजह से ये इस प्रकार से गैस रूप में रहता है। लेकिन SiO2 मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता।
SI बहुबंध नहीं बनाता, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, आकार बढ़ जाता है। अतः SiO2 में Si व O मिलकर एक त्रिविम जालनुमा संरचना बनाते हैं, या त्रिविम रूप से ये क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, है ना। नेटवर्क सॉलिड है ये भी। ये ऐसे SiO2 यूं नहीं रहता। कैसे, देखो ये इस तरह से रहता है, ये एक SiO, ये एक Si, फिर ये O, फिर ये Si, आगे भी होगा इधर, ये O, फिर ये Si, फिर ये O, फिर ये Si, फिर ये O, फिर ये Si, ऐसे 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 इस तरह से। तो ये एक तरह से नेटवर्क टाइप बन गया पूरा, जिसमें एक Si 4 ऑक्सीजन से चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा हुआ है। एक Si 4 ऑक्सीजन से टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा हुआ है, चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा हुआ है। इस तरह से टेट्राहेड्रल मैनर में एक Si, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। कोई SiO2 ऐसी नहीं होती, देखिए ये इस तरीके का नहीं होता, ये ऐसे नहीं रहता मेरे भाई, ये इसकी स्ट्रक्चर नहीं है। SiO2 की ये संरचना नहीं होती है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता Si। CO2 में जैसी संरचना है ना, वैसी संरचना SiO2 की नहीं है। ये क्रॉस का निशान है, रेड कलर का और कर देता हूं, खतरे का हो जाएगा, यानी ऐसा नहीं होता है, बल्कि इस तरह की पूरी वलय बनाता है, रिंग बनाता है। और क्योंकि ऐसा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो गई है, तो मजबूती आ गई है बंधों के बीच में, तो यह सामान्य ताप परिस्थिति में भी किस रूप में चला जाता है, ठोस रूप में चला जाता है। सो बात आप समझ रहे होंगे, दोनों के बीच का अंतर आप समझ गए होंगे। CO2 विविक्त अणु यानी सेपरेट मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, CO2 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 इस तरीके से, लेकिन SiO2 ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा एक जाल जैसा बनाता है। एक Si ऑक्सीजन से जुड़ जुड़ करके और पूरा एक नेटवर्क बना देता है, तो इसीलिए यह कमरे के ताप पर ठोस होता है, जबकि CO2 कमरे के ताप पर क्या है, गैस है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपने अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है वो भी देखिए। अगले प्रश्न में बच्चों हमसे कहा कि NMe3, देखो ये अमोनिया की तरह का मॉलिक्यूल है। ये अमोनिया कैसा होता है, पिरामिड होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। संकरण कौन सा होगा इसमें बता सकते हो, sp3। संरचना कैसी होगी, पिरामिडीय। अरे बिल्कुल अमोनिया की तरह ही है बेटा, अमोनिया में हाइड्रोजन होते हैं, इसमें मिथाइल ग्रुप है। अमोनिया में भी संकरण नाइट्रोजन का sp3 होता है, उसमें भी संरचना इसी प्रकार की पिरामिडीय होती है। ठीक है, यहां तक ठीक। लेकिन जो आपका ये है ना, यहां पर कार्बन की जगह SI आ गया, सिर्फ इतनी सी बात है कि कार्बन की जगह क्या आ गया है, SI आ गया है। कार्बन की जगह SI यानी सिलिकॉन आ गया है। तो अब क्या होता है बेटा, ये अपने जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर वो इसको दे देता है, ये लोन पेयर इसको दे देता है, इसके अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्यों, यहां क्यों नहीं दे दिए, SI के पास संकरण sp2 हो जाता है। अभी बताता हूं क्यों उसने दिए इसने नहीं दिए। त्रिकोणीय समतल, कुल मिलाकर इसमें संकरण बदल जाता है और त्रिकोणीय समतल हो जाता है। देखो क्या होता है, SI के पास रिक्त D कक्षक उपस्थित होते हैं, अतः वह N से लॉन पेयर, समझते हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। इससे संकरण बदल जाता है और संरचना भी निश्चित तौर पर बदल जाती है। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन के पास रिक्त कक्षक उपस्थित
नहीं है। देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल एट कार्बन। कार्बन के पास यहां पर क्या नहीं है, रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं है। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है, तो वो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता। कार्बन इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से ग्रहण नहीं कर सकता, तो ये लॉन पेयर इसके पास ही बने रहते हैं। जबकि यहां जो लॉन पेयर है इसने इसको दे, इसी को देगा क्या, इधर क्यों नहीं देगा, अरे किसी को भी एक दे सकता है भाई। सो इससे इसका संकरण क्या हो जाता है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अब चूंकि संकरण बदल गया, हाइब्रिडाइजेशन ही बदल दिया आपने, तो निश्चित तौर पर ज्यामिति भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत ही पॉपुलर सवाल गिना जाता है, ठीक है ना, कि SiH3 जो है उसके पास क्या है, रिक्त D कक्षक हैं। कार्बन के पास कहां से आएंगे, कार्बन में तो जो है 1s2 होता है। कार्बन के पास तो रिक्त कक्षक कैसे हो सकते हैं, द्वितीय कोश में D कक्षक ही नहीं होता भाई। कार्बन का विन्यास तो हम जानते ही हैं, ये 1s2 होता है, उसमें कहां खाली कक्षक है। जबकि SI में थर्ड कोश उपस्थित है, तीसरा कोश उपस्थित है, जिसमें रिक्त D कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। तो देखिए इनकी संरचना में क्या अंतर है, और इस क्वेश्चन का क्या बेस है वह भी आप समझे होंगे। यहां एक बात आप समझ गए होंगे कि इसकी क्षारीय प्रकृति घट जाएगी, ये लेस बेसिक हो जाएगा। इसकी क्षारीय प्रकृति के बारे में भी कमेंट कर सकता है, तो क्षारीय प्रकृति कम होगी क्योंकि लॉन पेयर तो इसको दे दिया, क्षारीय प्रकृति कहां से दर्शाएगा भैया। ये लुईस क्षार होते हैं ना, इनकी प्रकृति होती है ना नाइट्रोजन के लॉन पेयर देने की, तो वो किसी और को तो कहां देगा, इतना अंदर ही सेटलमेंट हो गया, इसने तो इसी को दे दिया इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसलिए इसकी क्षारीय प्रकृति उसकी तुलना में कम होती है। ऐसा भी प्रश्न कर सकता है, उसके पास तो लॉन पेयर मौजूद है, इसके पास तो है ही नहीं देने के लिए। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है यहां तक आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, एक कल हमने जो डेंसिटी वाला था उसमें डेंसिटी डिक्रीजेस घटता है लिख दिया था, उसको बढ़ता हुआ कर लीजिएगा। ये मैंने कल चेंज करा दिया था। हालांकि देखिए क्या होता है कि डेंसिटी ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो कार्बन से लगकर जब हम पीपी तक जाएंगे तो घनत्व में वृद्धि होती है, न कि कमी, है ना। गलती से हमने घटता है बोल दिया था वो, तो घनत्व बढ़ता है यहां पर। हालांकि ये रेगुलर तो नहीं है ना, रेगुलर तो नहीं है घनत्व, लेकिन हाँ ओवरऑल फिर भी मैं एक बात कह सकता हूं कि यहां से यहां बढ़ता है। कार्बन से नीचे जाऊंगा तो इंक्रीज होगा। ये बात हमने कल कहां हीरे वाले के साथ लिखवाई हुई है, देख लीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ डायमंड इज हायर देन ग्रेफाइट। वहां पर इस बात को वैसे बढ़ता हुआ हमने पीडीएफ में कर दिया है, फिर भी एक बार देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि यहां कार्बन से पीबी को और घनत्व तो बढ़ता है, रेगुलर नहीं है पर फिर भी इधर से इधर जाऊंगा तो बढ़ता ही है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न जो हमने दो दिए थे उनकी बात कर ली है। ठीक है, अब हमें यहां से कुछ कंपाउंड देखने हैं एसआई के। एसआई के कंपाउंड के बारे में भी हमको यहां बात करनी चाहिए। तो एसआई का कंपाउंड कौन सा है देखिएगा, सिलिकॉन के कंपाउंड, एसआई के कंपाउंड जो कि दूसरा तत्व है कार्बन परिवार का। मूल रूप से इसमें दो कंपाउंड पढ़ेंगे, पहला है सिलिकॉन, सिलिकॉन ये क्या है, ये एक बहुलकीय ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड है। मतलब देखिए, सिंगल लाइन बात करूं अभी बता दूंगा। बहुलकीय मतलब समझते हो, बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी हुई रहेंगी, पॉलीमर, पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं। बहुलकीय ऑर्गेनोसिलिकॉन यौगिक है। ऑर्गेनो मीन्स कार्बन कंपाउंड इसमें शामिल होते होंगे, जिनकी अभी समझा दूंगा, घबराओ नहीं, जिनकी बेसिक यूनिट, बेसिक क्षारीय नहीं भैया, आधारभूत, जिनकी बेसिक यूनिट R2SiO होती है। तो देखिए होल एन लगाने का मतलब ये है कि ये पॉलीमरिक है, कंपाउंड है, किसके, सिलिकॉन के, एसआई का कंपाउंड है। होल एन लगाया इसका मतलब पॉलीमरिक है, बहुलकीय है, वो तो स्पष्ट है। आर क्या है, एल्काइल समूह होता है। आर क्या होता है, एल्काइल समूह, है ना। आर क्या मतलब होता है, एल्काइल समूह ही होता है ना। इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, समझिएगा।
R2SiCl2। अब ये कौन नया प्राणी आ गया बताता हूं, डाई एल्काइल, थोड़ा सा तसल्ली रखेंगे 5 मिनट तो क्लियर हो जाएगा, है ना, जल्दबाजी ना करें। डाई एल्काइल डाइक्लोरोसाइलेन, इस कंपाउंड का नाम, के जल अपघटन से प्राप्त प्रोडक्ट यानी उत्पाद के बहुलकीकरण से यानी पॉलीमराइजेशन से, बहुलकीकरण से सिलिकॉन प्राप्त होते हैं। अभी बताता हूं इस लाइन का क्या मतलब है। क्या कहा हमने, R2SiCl2 जब हम लेंगे, उस R2SiCl2 का जब हम जल अपघटन कराएंगे तो उसको जल अपघटित करा करके जो भी कुछ बनेगा ना, उसका फिर क्या करो, पॉलीमराइजेशन करा दो, बहुलकीकरण करवा दो, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें सिलिकॉन मिलता है। उससे सिलिकॉन कैसे प्राप्त होता है तो देखिएगा, यहां पर समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये रहा R2SiCl2, समझिएगा बच्चों, इसका जल अपघटन कराया बेटा तो ये बनेगा SiRROH, क्योंकि इसमें HCl निकल जाएगा। 2 Cl हटा के क्या जोड़ दिया अपन ने, 2 OH जोड़ दिए। अब इसका बहुलकीकरण होगा, ये जो उत्पाद बनाए इसका पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब समझते हो ना, बहुत सारी ऐसी यूनिट आपस में क्या होती जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी। देखिएगा ऐसे बहुत सारी यूनिट जब परस्पर जुड़ती जाएंगी ना तो सिलिकॉन बनता है, क्योंकि सिलिकॉन मूल रूप से एक बहुलक है, पॉलीमर है। मान लेते हैं 3 इकाइयां हैं और भी आगे डैश 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 हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा, अब आप इसमें निष्कासन करो जल का, देखो जल निकालो इसमें से, वाटर। वाटर कैसे निकलेगा, जैसे मान लेते हैं ये वाटर OH है, एक्चुअली इसको OH लिखना चाहिए। मतलब O से बंधित इसको मेरे को बताना चाहिए ऐसे। देखो अब क्या होगा, जल का निष्कासन हो रहा है। कैसे हो रहा है, ये जल का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। फिर इधर भी क्या होगा, वही बात, वही फंडा, ये जल का निष्कासन होगा। फिर इधर क्या होगा, इधर भी ये निकला होगा कहीं ना कहीं, ऐसे डैश में पूरा जाता जाएगा। तो जल का निष्कासन होगा, तो उससे क्या होगा देखिएगा कैसे, जल का निष्कासन होने से क्या होगा, देखो ये O, ये Si, ये R, ये R, ये O, ये Si, ये R, ये R, ये फिर ये O, फिर Si, फिर R, ऐसे। तो यहां आप देख रहे होंगे कि ये जो यूनिट है वो बार बार रिपीट हो रही है। एक यूनिट इसमें बार बार रिपीट होती हुई दिखाई देगी, वो ये रही R2SiO, 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 ऐसे आगे जा रहा है। तो यह जो बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड और द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नॉन एज सिलिकॉन। देखिए क्या कहा, R2SiCl2 हमने लिया, R2SiCl2 हमने लिया और उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हाइड्रोलाइसिस करके उस हाइड्रोलाइसिस से बने हुए प्रोडक्ट को हमने किसमें भेजा, पॉलीमराइजेशन में। और पॉलीमराइजेशन में भेज करके उस सब्सटेंस से पॉलीमराइजेशन करके जो मिला उसी को सिलिकॉन कहा गया है। इतना पॉपुलर क्यों है सिलिकॉन, क्योंकि इसके कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इसको प्रचलित बना देते हैं। क्या है वो मैं बता रहा हूं। एक प्रश्न और उससे पहले हम यहां डिस्कस करना चाहेंगे। एक प्रश्न आता है
तिर्यक बंधित सिलिकॉन कैसे बनेगा? क्रॉस लिंक्ड। बेहद ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है ये, स्टार एकदम लगा देता हूं इस पर, दोनों हिंदी इंग्लिश में लिख दूंगा। तिर्यक बंधित सिलिकॉन, ये क्या नहीं आ पाता कि अभी बताता हूं। क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक का मतलब समझते हो? दो चेन आपस में जुड़ी हुई हो, ये एक चेन ये एक चेन, इनके बीच में भी कोई कनेक्शन हो तो उसे क्रॉस लिंक कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्रॉस लिंक सिलिकॉन RSiCl3 से प्राप्त होता है। यही प्रश्न आता है बारंबार कि क्रॉस लिंक सिलिकॉन बनाने की इच्छा हो रही है तो वह कैसे बनाया जाएगा? क्रॉस लिंक सिलिकॉन का मतलब क्या है समझिएगा। यहां पर देखिए बच्चों, मैंने लिया RSiCl3 और उसका करा दिया जल अपघटन। इससे मुझे क्या मिलेगा देखिएगा, ये R, इधर OH, OH और OH, ये 3 साइडेड वाला मामला बन गया। 3 साइडेड जिसमें OH ग्रुप है वो हमको मिल गया है। तो अब तो हम इससे आसानी से क्रॉस लिंक्ड कैसे बनाएंगे वह समझें। इससे हम क्रॉस लिंक्ड कैसे बना सकते हैं वो समझिए, समझना थोड़ा सा देखिएगा। ये हमारे पास OH है, यहां पर ये SI है, ये R है, ये OH है, ये OH है। एक यूनिट ये ले ली मैंने, एक यूनिट ये ले ली और एक और यूनिट ले लेता हूं। अब ऐसे तो यहां पूरा जिंदगी निकाल दो, चलता ही रहेगा, तो पॉलीमर है, ऐसा नहीं करना है, बीच में रुकना है, थम जाओ भाई। ये और एक और यूनिट ले ली यहां पर, ये रही, ये SI, ये इधर OH लगा दिया। अब ध्यान रखना R को यहां नीचे लिखूंगा, ये OH, ये OH, फिर इधर ये OH, ये SI, ये OH, इधर R लिख दिया, फिर ये OH, फिर ये इधर OH, ये SI, ये OH, ये OH और ये R लिख दिया। इनका हाइड्रोलाइसिस कराया हमने, ये सब प्लस करा दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा, इससे क्रॉस लिंक बन जाएगा। क्रॉस लिंक कैसे होगा? वाटर का निष्कासन होगा, जल निकलेगा इसमें से। जैसे ये वाटर निकाल दिया मैंने, ठीक है, ये वाटर इधर से एक अणु निकाल दिया, 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 इधर से एक अणु निकाल दिया। ऐसे जल का क्या होता जाएगा? निष्कासन होता जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये जल का निष्कासन होता जाएगा और ये इस तरीके से ये निकलता जाएगा जल। तो उससे होगा क्या, जो संरचना बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी? देखिए ये सब जल के अणु यहां से हमने निष्कासित कर दिए, जल के अणुओं को हमने यहां से रिमूव कर दिया, और जब जल के अणु को हमने यहां से रिमूव कर दिया तो हमें मिलेगा क्या वो देखें। कैसी संरचना हमको मिलेगी? क्रॉस लिंक संरचना मिलेगी। इसका क्या मतलब है? देखो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये SI, ये R, ये इधर जुड़ा, ये O, ये SI, ये R, ये O, ये SI, ये R, ये O, आगे जा रहा है। फिर ये देखो, ये है क्रॉस लिंक, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, इसी को क्रॉस लिंक बोलते हैं। दो चेन आपस में ऑक्सीजन द्वारा जुड़ गई हैं, जुड़ चुकी हैं, इसी को क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन बोलते हैं। यह जो यहां आपको मिला है उसी को क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन कहा जा रहा है। देखें तसल्ली के साथ, थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसे करना बेहद आवश्यक है। और बहुत ही आसान प्रश्न आता है, प्रश्न एकदम इजी आता है। आपको कहां ऐसे संरचना तो बना के आनी नहीं वहां पर, सिंपल आपको तो यह देखना है कि प्रश्न का जवाब क्या होगा। कि जब आप RSiCl3 लेते हैं तो RSiCl3 लेते हैं तो बनाते कैसे हैं, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन में। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन में हम उसको किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, यह बात यहां आपके सामने रखी गई। तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देख लीजिए, पॉपुलर फैक्ट है ये कि इसको किससे बनाते हैं, RSiCl3 से बनाते हैं। स्टार है, हीरो है बिल्कुल ये।
तो बच्चों क्या बताया अभी तक कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर है जिसके अंदर कार्बन होता है, SI होता है और पॉलीमर होते हैं। ये बनाते किससे हैं? तो इनको R2SiCl2 से बना सकते हैं या RSiCl3 से भी बना सकते हो। इसमें से क्रॉस लिंक किससे बनता है? क्रॉस लिंक किससे बनता है? RSiCl3 से बनता है। RSiCl3 से क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मिलता है। सिलिकॉन की कुछ विशेषताएं भी हैं, उस पर प्रश्न आता है, देखिएगा। क्वेश्चन के रूप में ही बात कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है? सिलिकॉन हेतु सत्य वचन क्या है? सत्य वचन क्या है? पहला ऑप्शन है, यह जल प्रतिकर्षी होता है। क्या यह वाटर रिपेलेंट होता है? क्या यह बात सही है या गलत है? यह रासायनिक रूप से अक्रिय है, इंटरेस्ट ही नहीं है इसको रिएक्शन करने में। इज इट इनर्ट इन नेचर? एंड थर्ड वन, SI व O के मध्य पश्च बंधन पाया जाता है। बैक बॉन्डिंग, फिर से आ गया आपका मित्र पश्च बंधन। मुख्य बंध के बाद एक आंशिक बंध जो बनता है उसको पश्च बंधन कहते हैं। और क्या ये सभी सही है? तो देखिए बच्चों सुनो, सिलिकॉन जो है ना वो एक जल प्रतिकर्षी पदार्थ है। निश्चित तौर पर ये वाटर रिपेलेंट है, जल को दूर भगाता है अपने से। कभी आपने देखा हो इस तरह के ऐड वगैरह आते हैं जिसमें पेंट में सिलिकॉन को मिलाया जाता है। उसमें वो ये प्रचार करते हैं कि भाई ऐसे दिखाते हैं कि पानी की बूंद उस पर गिरती है तो सिलिकॉन उसको वापस भेज देता है। तो जो घरों पर पेंट करते हैं उसमें यदि मैं इसे मिला दूं तो निश्चित तौर पर वो पानी से खराब नहीं होगा, बारिश के दिनों में कम प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए कभी इस तरह के ऐड पर ध्यान दिया हो, एक मुझे कंपनी ध्यान नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी के ऐड में ये चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पर इसमें सिलिकॉन जो है वो मिला दिया गया है और इसकी वजह से जो घर है वो आपका बरसों बरस जो है वो चमकता ही जा रहा है, क्योंकि उसमें जो पेंट है वो खराब नहीं हो रहा बारिश के अंदर। तो सिलिकॉन उसमें बाउंस बैक भी करते वो शो करते हैं। कुछ समय पहले तक ये ऐड आता था, इन दिनों तो नहीं दिखता। तो सिलिकॉन एक जल प्रतिकर्षी है, रासायनिक रूप से अक्रिय। उसका एक्सप्लेनेशन सी वाले के अंदर है, क्योंकि इसमें जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मध्य में जो बॉन्ड है ना वो बड़ा मजबूत है। इसमें जो बॉन्ड है वह मजबूत बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं इसमें, द्विबंध लक्षण आ गए। डबल बॉन्ड पूरी तरह से नहीं है, सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड तो है ही। तो उसकी वजह से ये रासायनिक रूप से भी क्या होता है, अक्रिय हो जाता है। केमिकली इसको क्या हम इनर्ट कह सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको केमिकली हम इनर्ट की संज्ञा दे सकते हैं, केमिकली हम इसको इनर्ट बोल सकते हैं। यानी रासायनिक रूप से ये अक्रिय होते हैं, जल के प्रतिकर्षी होते हैं। इनको लिब्रिकेंट के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, स्नेहक के रूप में। समझते हो ना, लिब्रिकेंट मशीनों वगैरह के अंदर फ्रिक्शन कम करने के लिए ऐड किया जाता है। और ऐसा ही वो O के मध्य में ये पश्च बंधन यानी बैक बॉन्डिंग के कारण अक्रिय हैं। तो यानी यहां बात यह नजर स्पष्ट रूप से आ रही है कि जितने भी तथ्य यहां लिखे गए हैं वह सभी सत्य साबित होंगे। सो ये सभी स्टेटमेंट यहां फिलहाल कैसे हैं? सत्य हैं, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? सिलिकॉन को ही मानी जाएगी। सिलिकॉन क्या है? SI का एक कंपाउंड, इट्स अ कंपाउंड ऑफ SI। SI का एक यौगिक है। कार्बन के यौगिकों में कार्बाइड रूप से देखा, फिर ऑक्साइड देखे। सिलिकॉन के यौगिकों में सिलिकॉन देख रहे हैं और इसके बाद सिलिकेट आएगा जिसको हमें देखना होगा। ठीक है ना, कुछ कुछ खास खास बातें हर ग्रुप के बारे में बताते जा रहे हैं, 3 भागों में बांट करके, सामान्य गुण, यौगिक और रिएक्शंस। ठीक है, फिलहाल इसको ही मैं रिवाइज कर देता हूं। जो भी कुछ आज हमने बताया है इसको फटाफट से रिवाइज कर लिया जाए। देखिए, सबसे पहले हमने बात आज जो शुरू की वह कार्बाइड से की। कार्बाइड आयनिक होता है, सहसंयोजक होता है, धात्विक होता है। इट इज जस्ट लाइक योर हाइड्राइड। हाइड्राइड के समान ही यह वर्गीकरण माना जाएगा। अब एसिटिलाइड क्या होते हैं? जो एसिटिलीन देते हैं। मीथेनाइड क्या होते हैं? जो आपके क्या करते हैं? मीथेनाइड क्या होते हैं? जो मीथेन देते हैं, है ना, इसको मीथेनाइड कहा जाता है, जो क्या दे? मीथेन दे। और एलिलाइड क्या होता है? जो कि प्रोपाइन दे या एलिलीन दे। इनकी रिएक्शंस बैलेंस वे में करवाई जा चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, बैलेंस वे में करवाई जा चुकी हैं।
सहसंयोजक कार्बाइड ये काफी कठोर है ना, बहुत कठोर पदार्थ है। कार्बोरेंडम जो है ना एक अत्यंत कठोर पदार्थ है, ठीक है, बहुत कठोर होता है ये। धात्विक कार्बाइड कार्बन के फंसने से बनता है, रिक्त स्थानों में कार्बन के फंसने से बने यौगिक हैं, और इनको अंतराकाशी कार्बाइड भी कहा जाता है, ये भी कठोर ही होते हैं, ठीक है ना। इसमें से हमसे पूछा है कि असत्य कथन क्या है, तो असत्य कथन ये डी वाला साबित हुआ, क्योंकि इसमें 5 सदस्य वाले जो है वो 12 होती हैं, ये संख्या काम आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है जैसे अभी आई। इस तरह का स्टेटमेंट निश्चित ही तौर पर आपके सामने प्रकट हो सकता है। हीरा sp3 है, ग्रेफाइट sp2 है, हीरा और फुलरीन और ग्रेफाइट तीनों क्रिस्टलीय हैं। जानतव चारकोल का उपयोग जो है वो शक्कर को गोरा करने में किया जाता है, और कोयला तो हम जानते ही हैं कि क्या उपयोग है क्या नहीं है। षटकोणीय परत संरचना इसकी दिखाई देती है, 2 परतों के मध्य में गैप होता है जिसमें दुर्बल वंडर वाल बल पाए जाते हैं, और यही कारण है कि ये परतें एक दूसरे पर सरक सकती हैं, खिसक सकती हैं। साथ में इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी चालकता के लिए। इसकी चालकता एक परत के अनुसार ही होती है, एक परत में होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो परत में ही गति कर सकता है, एक परत से कूदकर दूसरी परत में नहीं जा सकता। ये एक परत से दूसरी परत में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, तो इलेक्ट्रॉन यहां तो नहीं जा सकता, ऐसे ही चलता है, यानी इसकी चालकता ऐसे ही होती है, यूं नहीं होती। ध्यान रखना, ये अभी एक विशेष बिंदु है। इस तरह के गुणों को विषम देशिकता कहा जाता है। क्रिस्टलीय यौगिकों की विशेषताओं में एक विशेषता भी आती है एन आइसोट्रोपी, विषम देशिकता, दिशा के अनुसार गुणों में परिवर्तन। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये इसकी परत, ये इसकी परत, इसमें यूं चलता है ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऊपर कूद के नहीं जा सकता, इसलिए चालकता भी ऐसे ही चलती है समानांतर, ऐसे लंबवत चालकता नहीं होती परत के। इसे विषम देशिकता कहते हैं, जिसके बारे में चर्चा ठोस अवस्था में की गई थी, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर बताने के लिए। एन आइसोट्रोपी बोलते हैं इसे, विषम देशिकता, दिशा में बदलाव के साथ गुणों में परिवर्तन। अत्यंत कठोर है हीरा, तो हम जानते ही हैं। खैर फुलरीन क्या है, 660 है, सिंपल है, 5 सदस्य वाले है, ठीक है ना। यहां पर वो बात मैं ग्रेफाइट वाली ऐड भी करा देता हूं ताकि पुख्ता हो जाएगा मामला, कि ग्रेफाइट में चालकता परतों के समानांतर पाई जाती है, लंबवत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक परत से दूसरी में नहीं जाता। कॉमन सेंस है, तो एक परत से दूसरी परत में थोड़ी ना जाएगा वो गति करता हुआ, एक ही परत में चलता रहता है, तो उसी के पैरेलल मिलती है, ऐसे लंबवत नहीं मिलती, ठीक है ना। विषम देशिकता इस गुण को कहते हैं हम। कार्बन के ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हैंग ऑफ डेथ कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ये, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके, और क्या बनाता है, कार्बन प्लस हीमोग्लोबिन जब जुड़ते हैं तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना सेहत के लिए बिल्कुल भी लाभदायक तो नहीं है, नुकसानदायक है, मृत्यु का कारण बनता है। सेहत वह छोड़ो, इससे मृत्यु भी हो सकती है। उसका रीजन हमने आपको बता दिया कि ये बहुत ही ज्यादा क्या दर्शाता है, बहुत ज्यादा एफिनिटी, He होता है, बहुत ज्यादा एफिनिटी दर्शाता है किसके प्रति, हीमोग्लोबिन की तरह, ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज्यादा, ठीक है। मैलोनिक अम्ल वाली रिएक्शन काम आ सकती है कार्बन सब ऑक्साइड में, साथ में संरचना उसकी काम आ सकती है कि भैया इसमें कौन सा संकरण होता है, तो निश्चित ही तौर पर आप कहेंगे कि साहब संकरण इसमें sp है। सामान्य ताप पर CO2 गैस है, SiO2 ठोस है। बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CO2 के अंदर जो अणु होते हैं वो डिस्क्रीट रूप से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, बहुत ही दुर्बल वॉन्डरवाल बल जरूर है, तो इससे अणु दूर दूर रहते हैं, और जब अणु दूर रहेंगे तो अवस्था गैस होती है। SiO2 में ऐसा नहीं होता कि SI डबल बॉन्ड OSI जैसे मैंने यहां बनाया, ऐसी संरचना नहीं होती, बल्कि ऐसी संरचना होती है, नेटवर्क रूप में होती है। निश्चित तौर पर इससे बल मजबूत हो जाते हैं, अणु एक तरह से पास पास में रहते हैं ये, और संरचना इसकी इस तरह की हो जाती है कि यह कमरे के ताप पर ठोस हो जाता है। SiO2 मिट्टी तो है, तो कमरे के ताप पर तो ठोस ही, हमको मालूम ही है मिट्टी। फिर ये एक अच्छा सवाल था जिसके अंदर बैक बॉन्डिंग यानी कि पश्च बंधन,
को दर्शाया गया है, यह बैक बॉन्डिंग को दर्शा रहा है, जिसमें नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म Si को दे पाता है उसमें उपस्थित रिक्त कक्षकों के चलते, जबकि कार्बन ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास खाली कक्षक नहीं है। इसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज, संरचना चेंज। सिलिकॉन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नो डाउट, प्रश्न बनता रहता है इस पर, सिलिकॉन पर खासतौर पर इस पर वो क्रॉस लिंक वाला प्रश्न ही आपको दिखाई देगा। कैसे बनाते हैं वो बात हमने यहां समझा दी, वाटर रिमूव करके। और क्रॉस लिंक कैसे बनाते हैं वो तो यहां पर बहुत धुआंधार एकदम कलरों की बरसात हो चुकी है, तो उससे हमने बताया, इस बरसात के थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि क्रॉस लिंक्ड कैसे बनता है, यानी तिर्यक बंधित। क्रॉस लिंक का मतलब होता है तिर्यक बंधित किस प्रकार से प्राप्त होता है। ये तिर्यक बंधित क्या है, सिलिकॉन है। मतलब एक चेन दूसरी चेन के बीच में लिंकेज यदि होता है बच्चों तो उसे हम तिर्यक बंधित कहते हैं, उसे हम क्रॉस लिंक कहते हैं। फिर यहां एक सिंपल सी बात की कि इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो ये सारे के सारे ही कथन सत्य हैं। सिलिकॉन काफी इनर्ट मटेरियल है, लुब्रिकेंट की तरह काम में आता है, पेंट वगैरह में मिलाते हैं क्योंकि जल प्रतिकर्षी है, जल को दूर हटाने के काम में इसे लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।